नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं। आज डेट है 21 अक्टूबर और जो द हिंदू के सबसे फ्रंट पेज पे न्यूज़ निकली हुई है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को आज बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा करने पर कनाडा ने आरोप लगाया कि इंडिया जो है वो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का उल्लंघन कर रहा है। पर इंडिया ने बोला कि नहीं, हम आपके साथ में, कनाडा के साथ में काफ़ी लंबे टाइम से कन्वर्सेशन में थे कि हमें फेज्ड वाइज मैनर में डिप्लोमेट्स को कम करना है। अब आपको पता है कि इंडिया और कनाडा के बीच में इस समय एक डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है, जिसमें पहले कनाडा ने इंडिया के कुछ डिप्लोमेट्स को निकाला, फिर इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाला, अब काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो कनाडा ने बोला कि हम जो वीज़ा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि हमारा स्टाफ अब कम हो जाएगा यहाँ से इंडिया में, तो हम वीज़ा की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देखिए, इससे इंडिविजुअल जो लोग वीज़ा लेकर कनाडा जाते हैं किसी काम करने के लिए या उनकी फैमिलीज रहती, तो डेफिनेटली उनके ट्रांसपोर्ट पे उनके जाने पर जो है एक प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। अब अगली जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है नमो भारत। ठीक है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस वैसे ही इसको इन्होंने नमो भारत नाम दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि 82 किलोमीटर लंबी है, जो कि दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारे यूपी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये किस तरीके से आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी को और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसको बूस्ट करेगा। ठीक है, अब एडिटोरियल डिस्कशन आगे करने से पहले हम आज का कोट देख लेते हैं कि सबसे पहला कोट वुमेन्स के बारे में है कि बी आर अम्बेडकर साहब जी कहते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए सोसाइटी बाय डिग्री ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वीमेन हैव अचीव्ड इन इट। ठीक, तो किसी भी सोसाइटी में वीमेंस की जो प्रोग्रेस है उसी से आप उस पैरामीटर के थ्रू आप माप सकते हैं कि उस सोसाइटी की कितनी प्रोग्रेस हुई है। अब वीमेंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां है, जिसमें जो है वीमेंस जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है। आर्टिकल 15(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बताया गया है कि जो है वीमेंस को और चिल्ड्रंस को बेनिफिट करने के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर सकता है जनरल लोगों के साथ में। 39B का आर्टिकल, जिसमें बहुत सारे जो मैटर कंसर्न दिए हुए हैं, जैसे कि राइट टू एडुकेट ऑफ मीन्स लाइवलीहुड, उसके बाद में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज भी है, उसी में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स को भी मना किया गया है, उसी में प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस को, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए बोला गया है, उसी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वीमेन एंड मेन ये बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 42 आपको पता होना चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51A ऑफ ई बात करता है, किसके लिए बात करता है, एक तो हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में बात करता है, और दूसरी चीज़ बात करता है कि रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यहाँ देखिए, उसके बाद में 343D क्या करता है, ये आपके पंचायत और से रिलेटेड है, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाता है वीमेंस को। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में। और अब देखिए अगला एक हम एथिक्स का कोर्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कन्फ्यूशियस जी कहते हैं कि जो एक वर्च्यूअस गवर्नमेंट होती है, देखिए जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में वर्च्यू कैसे आएगा। तो वो कहते हैं कि जो वर्च्यू है, ही हु एक्सरसाइज गवर्नमेंट बाय मीन्स ऑफ ऑल हिज वर्च्यू मे बी कंपेयर टू द नॉर्थ पोलर स्टार विच कीप्स इट्स प्लेस एंड ऑल द स्टार्स टर्न टूवर्ड्स इट। मतलब कि जो पूरे वर्च्यू को अपनी गवर्नमेंट प्रोसेस में लागू करता है, वो एक जो हमारा ध्रुव तारा होता है, नॉर्थ पोलर स्टार होता है, तो ध्रुव तारे की भांति वो बंदा होता है या फिर वो गवर्नमेंट होती है जिसकी तरफ और सभी स्टार्स मुड़ जाते हैं, यानी कि उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये होती है वर्चुअस गवर्नमेंट की पावर। अब आ जाते हैं हम अपने एडिटोरियल्स पर। देखिए, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, जिसमें बताया गया है कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से यूपी के जो है एग्री इनोवेशन का इंजन बन चुके हैं। अब देखिए, इसमें समझिएगा, ये इस आर्टिकल में ये बताएंगे राइटर कि जिस तरीके से एफपीओ का फॉर्मेशन यूपी में किया गया है, यूपी का एक अलग मेथडोलॉजी है
क्योंकि जो सेंट्रल की स्कीम्स होती हैं एफपीओ से रिलेटेड, यूपी गवर्नमेंट उन्हीं स्कीम के साथ में अलाइन हो जाती है और उसमें कुछ और अपनी तरफ से क्रेडिट फैसिलिटी दे दे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी दे दे, ठीक ऐसा करके तो एक सिनर्जी बन जाती है। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिसीज़। तो जब कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिसीज़ हो जाती हैं तो उससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, क्योंकि देखिए एक ही दिशा में आगे बढ़ना है तो एक ही तरीके से काम किया जाए ना। अब पता चला कि जैसे अब वेस्ट बंगाल और सेंटर की हमेशा लड़ाई रहती है, तो पता चला पीएम किसान का जो पैसा है वो वेस्ट बंगाल दे ही नहीं रही अपने किसानों को, तो सिनर्जी कहाँ है सेंट्रल और स्टेट में, तो इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि एफपीओ क्या होते हैं। तो एफपीओ होते हैं कलेक्टिव ऑफ फार्मर्स हु हैव होल्डिंग्स और वर्क इन अ जियोग्राफिकल क्लस्टर। मतलब कि किसी एक जियोग्राफी में कुछ फार्मर्स हैं और उनकी कुछ फार्म होल्डिंग्स हैं, तो वो दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म एन एफपीओ। ठीक। अब एफपीओ कैसे बनता है? एफपीओ को आप कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू भी रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर एफपीओ को एज एन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये तो बात एफपीओ की हो गई। तो आई होप एफपीओ आपको समझ में आ गया होगा कि एफपीओ कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारे किसान छोटे छोटे आते हैं, एक साथ में मिलकर काम करते हैं, ताकि वो अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको जो है अच्छे से सर्व कर सकें। सीधी सी बात। ठीक। अब एफपीओ की आवश्यकता क्यों है आप बताइए। देखिए, जब हमारे यूपी में, स्पेशली अगर हम यूपी की बात करें, वेस्ट यूपी की तो बात नहीं की जाए, ईस्ट यूपी की बात की जाए। अगर जैसे सपोज दैट ये हमारा मैप हो गया यूपी का, ठीक। तो इसमें अगर हम इस रीजन की बात करें और इस रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके पास में लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी लैंड पार्ट्स हैं उनके पास में। ठीक। तो ये छोटी छोटी लैंड पार्ट में क्या होता है कि ये बड़े बड़े मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि बड़ी बड़ी फार्म मशीन्स नहीं लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे धान काटने या गेहूं काटने की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो कोई छोटा फार्मर तो ला नहीं सकता जिसके पास में 1 बीघा 1 हेक्टेयर लैंड हो। भाई जिसके पास में 50 बीघा 60 बीघा ज़मीन होगी वही इस तरीके के काम कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो फार्म में डिस्करेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, और फिर बड़ी मात्रा में जो बड़े बड़े मैकेनाइजेशन या फिर इनोवेशन करने की एक चांस है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर इनपुट नहीं होता है छोटी छोटी लैंड पार्ट्स में। और दूसरी बात ये है कि इनपुट होता भी तो हाई इनपुट कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि हर एक किसान को, अब सपोज दैट कि उसको यूरिया लेके आनी है, तो वो किसी मार्केट प्लेस में जाएगा, वहाँ से यूरिया लेके आएगा। तो एक सिंगल व्यक्ति को अगर 10 बोरी लेके आनी है तो वो एक किराए पर गाड़ी करेगा, अगर उसके पास कोई गाड़ी नहीं है तो वो 10 बोरी लेके आएगा यहाँ से। अगर यही सारे किसान एक साथ मिल जाएं और सपोज दैट उनको 40-50 बोरी लानी, तो वो एक गाड़ी करेंगे, एक गाड़ी से लेके सारा ले आएंगे। तो ये एफपीओ के फायदे होते हैं। इसी तरीके से बीज प्रोक्योरमेंट। तो देखिए कोई भी ग्रुप अगर बनता है तो उसके कई सारे बेनिफिट होंगे, वो अभी आगे हम देख लेंगे। स्टैग्नेशन ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि जो फार्मर की जो इनकम है वो स्टैग्नेटेड है, वो बढ़ नहीं रही है। तो जब एफपीओ आया तो उससे क्या रिजल्ट हुआ? उसके रिजल्ट हुए कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो गई। हमने बताया कि कैसे प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो गई, कि जब सपोज दैट कि छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड्स थे, उनको एक बड़ा पैच ऑफ लैंड बना दिया गया। ठीक। अब उसके हिसाब से हमें एक बीज हम लेके आएंगे और इनको एक साथ बोएंगे। तो इससे क्या होगा, और कई सारे फार्मर्स जब एक साथ काम करेंगे, एक दिशा में काम करेंगे, तो संघ शक्ति युगे युगे। तो क्या होता है कि सारे लोग जब एक साथ यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है तो एक साथ करेंगे काम, तो एक दिशा में अच्छा काम होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। उसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया कि यूरिया किस तरीके से पहुंचेगी। इम्प्रूव्ड मार्केटेबिलिटी, मतलब कि अब अगर 40-50 किसानों का एक ग्रुप है, तो वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएगा, और उसके प्रोडक्ट जो खरीदने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या फिर ट्रेडर्स होंगे, वो उनके साथ में ये ग्रुप बहुत अच्छे से निगोशिएट कर पाएगा। अपनी जो उसके रेट होंगे उसी रेट पे वो बेचेगा। और देखिए अच्छी क्वालिटी का भी तो माल ये लोग प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी मार्केट में वो भी ये प्रोवाइड करेंगे।
तो अच्छा मार्केट प्रोडक्ट जो है ये लोग मतलब कि अच्छी मार्केटेबिलिटी कर पाएंगे अपनी प्रोडक्ट की। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक सिंगल क्रॉप ही नहीं लगातार बोते रहेंगे। और जो है कई नए नए, देखिए जब एक ग्रुप होगा ना तो उसमें कई लोगों का कुछ ऑप्शंस होंगे कि भाई चलो इस बार सीरियल नहीं बोते हैं, इस बार पल्सेस बो लेते हैं, दालें बो लेते हैं, ठीक, या फिर कोई ऑयल सीड बो लेते हैं, या फिर शुगर केन बो लेते हैं। तो जो भी उस टाइम पर मार्केट में अच्छे प्राइस दे रही होगी फसल, तो इससे इस तरीके के इनपुट के थ्रू क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन भी पॉसिबल है। रिस्क की मिटिगेशन है। एक फार्मर की ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी एक फार्मर के पास में कम पैसा है, और कम पैसा होने की वजह से सपोज दैट कि सूखा आ गया, ठीक, तो वो पानी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है अपने खेतों में, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, सूखा आ गया। भाई आदमी की, किसी एक किसान की क्षमता कितनी होगी, वो 4 से 5 पानी हो सकता है एक सीजन में लगा पाए अपने खेत में, लेकिन जब सूखा आ गया तो हो सकता है कि अब खेत में 10 बार पानी लगाने की रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये ग्रुप होता है तो ग्रुप फिर से वही बात कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जो भी फिनेंशियल सोर्सेज होंगे वहाँ से पैसा और क्रेडिट होगा, ठीक। अडॉप्ट टू क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजीज, इससे क्या होगा, जब ग्रुप है तो वो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज को ऐड करेगा। जैसे जो धान क्या होता है, पैडी सीडिंग वाली प्रोसेस है, जिसमें धान को आप प्लांटेशन ना करके धान की जो बीज है उसी को सीधे जो है खेत में बो दिया जाएगा। उससे क्या होगा, उससे जो एक पानी, एक्सेस पानी यूज़ किया जाता है, उसका बचाव होगा। फिर क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग, कहने का मतलब कि अगर जैसे किसी जगह पर आलू की खेती हो रही है तो वहाँ पर बड़े मात्रा में आलू की खेती होगी, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर उसके क्लस्टर्स डेवलप हो जाएंगे। फिर उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, या फिर और कुछ फास्ट फूड बनाने वाली कंपनीज आ जाएंगी, या फिर वैल्यू एडिशन करने वाली रेडी टू ईट वाला टाइप का कुछ, या फिर वहाँ से बहुत सारे एक्सपोर्टर का एक जाल बन सकता है कि वो लोग फिर यहाँ से आलू को विदेशों में और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे प्रोसेस करके। तो इस तरीके के क्लस्टर्स फिर डेवलप होते हैं, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग हो जाती है। उसके बाद में बताया जाता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि बड़े बड़े जब फार्म हो जाएंगे तो आप बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो एक छोटा मार्जिनल फार्मर नहीं कर सकता है। अब देखिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चला रही है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओज। इसके थ्रू गवर्नमेंट का टारगेट है, इस स्कीम फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओज, इसके थ्रू गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 10,000 नए एफपीओज का बनाएंगे, 10,000 नए एफपीओज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसी में देखो, इसी में क्या है, उत्तर प्रदेश के भी टारगेट, फिर उत्तर प्रदेश ने भी दिमाग लगाया। उत्तर प्रदेश ने इसी वाले अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भैया इसके लिए पैसा देगी, तो यूपी गवर्नमेंट ने भी अपना एक टारगेट बना दिया कि हम अब अगले 5 सालों तक अपने हर ब्लॉक में, यूपी में कितने ब्लॉक हैं, 826 ब्लॉक, तो कह रहे हैं कि हम अपने हर 826 ब्लॉक में 5 साल तक एक एफपीओ हर ब्लॉक में तैयार करेंगे, 1 एफपीओ पर ब्लॉक, ठीक, पर ईयर, सॉरी पर ईयर, ठीक। तो अब देखिए इससे क्या होगा कि एफपीओ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया, ये तो उन्होंने टारगेट रख दिया कि 5 सालों तक, यानी कि 2022-23 से, सॉरी 2023-24 चल रहा है ना, 2023-24, लेकिन यहाँ पर स्कीम में है 2022-23, तो 2022-23 से 5 सालों तक, तो 2022-5 27, 27-28 तक, ठीक। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने एफपीओ सेल बनाए हुए हैं और एक ऑनलाइन पोर्टल का भी निर्माण किया है जिसका नाम है एफपीओ शक्ति। ये आपको याद रखना है, यूपी स्पेशल के एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको लिख के आना है हर हालत में, ठीक है, छोड़ना नहीं है। एफपीओ शक्ति, एफपीओ शक्ति से क्या होगा, इस पोर्टल से, और जो ये गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने एफपीओ सेल, डेडिकेटेड एफपीओ सेल बनाया है, इससे क्या होगा, इससे जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा आएगा जिस जिस भी माध्यम में, चाहे वो मैकेनाइजेशन के माध्यम में हो, चाहे वो इरिगेशन के माध्यम में हो, या पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के माध्यम में हो, तो उन सब में रिलेटेड जो भी स्कीम आएगी तो यहाँ यूपी गवर्नमेंट भी बोल देगी अच्छा हाँ चलो ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हम भी ये स्कीम शुरू कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम हो जाएगी एफपीओ सेल से। कंप्लायंस इश्यूज नहीं आएंगे,
कहने का मतलब जो एप्लीकेशन है ग्राउंड पर किसी भी सर्विस का, तो ग्राउंड पे वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, ये चीज़ कंप्लायंस इशू सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्टिन्यूअस सरकार सपोर्ट कर पाएगी, मॉनिटर कर पाएगी। ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई एफपीओ सेल की, जो एफपीओ सेल कन्वर्जेंस करेगा, कंप्लायंस करेगा और कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट देगा। एफपीओ शक्ति जो ऑनलाइन पोर्टल है ये क्या करेगा, ये ऑनलाइन पोर्टल जो ग्रीवेंस रिडर्सल काम करेगा। ठीक, मतलब कि जो भी समस्याएं होंगी जनता की, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सुनी जाएंगी। बिजनेस पार्टनरशिप, देखिए ऑनलाइन पोर्टल है तो बहुत सारी जो फर्म्स होंगी वो भाई ऑनलाइन सर्च करेंगी कि अच्छा हम कहाँ से अपना आलू, कहाँ से धान, कहाँ से शुगर केन या फिर कहाँ से शुगर केन के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सारे एफपीओस की डिटेल्स होंगी इस पोर्टल पर कि कौन सा एफपीओ किस ब्लॉक में किस क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक, तो उससे जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो भी बढ़ेगी, फिर कन्वर्जेंस को फॉस्टर होगा। ये तो हम कन्वर्जेंस पे बात कर ही चुके हैं। अब बताते हैं कि देखो जुलाई 2023 के हिसाब से अभी तक 1600 एफपीओ जो हैं पोर्टल पर हैं इस समय यूपी में। ठीक, उसमें से उनका टर्नओवर 229 करोड़ है एनुअली। ठीक, जितने भी रजिस्टर्ड पोर्टल पर हैं, और इससे 6 लाख फार्मर्स जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए कि 1600 एफपीओज हैं हमारे, मतलब कि एज ऑफ जुलाई ये इनके बढ़ेंगे घटेंगे ये नंबर्स, क्योंकि पोर्टल पे आपको पता है अपडेट होता रहेगा। तो लेकिन आप एक बता सकते हैं कि हाँ जुलाई 2023 के हिसाब से करीब 1600 एफपीओस पोर्टल पर रजिस्टर हैं जिनका 229 करोड़ का टर्नओवर है और 6 लाख फार्मर्स इनसे जुड़े हुए हैं। तो इतना टर्नओवर, इसका मतलब ये 6 लाख फार्मर्स कहीं ना कहीं इनसे बेनिफिट उठा रहे हैं। अब इसी के लिए एफपीओ से ही रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक फंड स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड का काम था कि जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि जैसे गोडाउन, ठीक है, अपने सामान को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी वेयर हाउस जहाँ पर हम अपने फसल को पकाने के लिए रख सकें या फिर उसका पानी सूखने के लिए रख सकें। ठीक है, ऐसी फैसिलिटीज़, तो इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है कि जो हमारी फसल होती है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होने पाती। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी रहती है कि हाँ ये बची रहेगी हमारी फसल। नहीं, फिर क्या होता है ना कि कई बार जल्दी जल्दी जो है खेत से फसल टूट के आती है, जैसे टमाटर टूटा, फिर अब किसान को जल्दी रहेगी कि यार जल्दी से बेचे, नहीं तो ये तो फिर जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो एटलीस्ट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि फसल कुछ दिन तक तो रुक ही सके। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो हम उस पर जो भी आप लोन लेंगे उस लोन पर हम 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे देंगे। ठीक, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कहा गया। अब देखिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, यूपी गवर्नमेंट यहीं पर कन्वर्ज हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के साथ में। 3% का इंटरेस्ट छूट थी कि 3% इंटरेस्ट में हम छूट दे देंगे। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जो भी लोन लोगे तुम, यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा 3% ये दे रही तो हम भी 3% एडिशनल दे रहे हैं कि चलो 3% और छूट हो गई। ठीक, तो अब देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि दोनों एक साथ में कन्वर्ज हो गए और इस तरीके से अल्टीमेटली फ़ायदा हमारे फार्मर्स का हुआ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का हुआ। ठीक, अब पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ आपको पता है, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग फैसिलिटीज़, कोल्ड चेन्स। अब ये जो हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो इन कन्वर्जन से हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है इन स्कीम से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और यूपी गवर्नमेंट की स्कीम से जब हम कन्वर्ज कर रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है हमारे फार्म मैकेनाइजेशन पर। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं अपने फार्मिंग में। सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग में इसका यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हो रहा है, एमएसपी बेस्ड परचेज में हो रहा है, न्यूट्रिशन मिशन में हो रहा है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे मिलेट्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसमें वैल्यू ऐड की जा रही है। ड्रोन्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक काइंड ऑफ क्या है ये तो इनोवेटिव और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन है ना, ड्रोन्स का और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके के जब कन्वर्जेंस होते हैं तो ये सारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं हमारे यहाँ। ठीक, अभी एफपीओस का कितना डाइवर्स रोल है आप समझिए। देखिए वहाँ पर इस जो हमारा आर्टिकल था उसमें इन सब के नंबर्स लिखे हुए थे कि जैसे सीरियल्स में सपोज दैट कि 500 एफपीओज इन्वॉल्व हैं, पल्सेस में 300 एफपीओज इन्वॉल्व हैं, ऑयल सीड में कुछ नंबर्स हैं, मिलेट प्रोडक्ट्स में कुछ नंबर्स हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स में कुछ नंबर्स हैं एफपीओज के। तो इस तरीके से कि कितने एफपीओज हैं, नंबर ऑफ एफपीओज इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट जॉब्स। ठीक,
सीरियल प्रोडक्शन में कि पल्सेस प्रोडक्शन में? अच्छा, ये प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसमें वैल्यू एडिशन भी कर रहे होंगे, उसकी पैकेजिंग भी कर रहे होंगे, मार्केटिंग भी कर रहे होंगे। ठीक। एफपीओज ने जो पैडी स्टेबल था उसको मैनेज करने में बड़ी हेल्प की है, जैसे जो बर्निंग वाला इशू हो रहा था तो उसमें बड़ी मदद की है। ठीक। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, वही हमने बताया, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एक तरीका है कि आप जो है धान के जो पौधा है उसको उसका रोपण ना किया जाए, डायरेक्टली बीज को ही ज़मीन में लगा दिया जाए। उससे हमारा जो पानी इतना ज़्यादा मात्रा में खर्चा होता है ड्यूरिंग द प्लांटेशन, दिस थिंग कैन बी रिड्यूस्ड। शुगर केन बेस्ड एफ चल रहे हैं। ठीक है। सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पर जो फसलों की सीड्स होती हैं उनको एफ क्या करते हैं, उनको एफ प्रोसेस करते हैं, तो नया सीड बढ़िया शोधन करके और बढ़िया नया सीड बना दिया और फिर उसको मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल करते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनियों के साथ में टाई अप कर लेते हैं। फिर फार्म मशीनरी बैंक, कुछ एफ हैं भाई जो बड़े बड़े किसानों के, अमीर किसानों के एफ होंगे, वो क्या करेंगे, वो बहुत सारी मशीन, जैसे रेप सीडर्स हो गया और मल्चिंग वाले हो गए, और कौन से होते हैं, हैप्पी सीडर्स, ठीक, टर्नर्स, हैरो, कल्टीवेटर्स, हैवी हैवी, इन सब बड़ी बड़ी मशीनरी को, थ्रेशर्स, ठीक, ये सारी मशीनें वो ला के और अपने पास में एक बैंक बना लेंगे, और फिर जो और दूसरे एफ होंगे या फिर किसान होंगे उनको किराए पर दे देंगे। तो कितना अच्छा सिस्टम है ये। ठीक। अब एफ की सक्सेस की बात कर लीजिए। देखिए सिद्धार्थ नगर में जैसे एफ ने मिलकर काला नमक राइस को एकदम हिट करवा दिया और जीआई टैग भी दिलवा दिया। ठीक। अब आज की डेट में आप अमेजोन पे जाइए, देखिए कितने अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, मतलब कि इस पैकेजेस, मतलब कि पैकेजिंग, जो काला नमक राइस की पैकेजिंग है वो देखिए कितनी अच्छे से, उसमें बुद्धा की मूर्ति लगी होती है और फिर लिखा होता है फूड फ्रॉम द बुद्धाज हैंड, या कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक। तो बुद्धा का फूड है। तो इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करके बढ़िया जो है सक्सेस प्राप्त की एफ ने। फिर जीआई टैग भी एफ बहुत सारे एफ की हेल्प से मिला हुआ है, जैसे रामनगर बनारस का भाटा, ठीक, बनारसी लंगड़ा आम, आदम चीनी राइस, ये सारे बनारस के प्रोडक्ट्स हैं। रामपुर में एक कैंपेन चली, आहार से उपचार तक। इस कैंपेन से देखिए क्या हुआ, इस कैंपेन ने कोलैबोरेट किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, और आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे जाते हैं, उनको जो है न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ मिलेट्स एंड जो भी चीज़ें होंगी उसमें इंक्लूड करके, सारी मिक्स करके, और बढ़िया अच्छा सा एक न्यूट्रिशियस फूड तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी है पीओस की। बहुत सारी 68 एफपीओज ने 37 कंट्रीज के साथ, सॉरी 730 कंपनीज के साथ में 200 से ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। किस एरियाज में? कमोडिटी मार्केटिंग में, कमोडिटीज मतलब यही आपका धान गेहूं चावल, तो कमोडिटी मार्केटिंग में, इनपुट सप्लाई मतलब जैसे फर्टिलाइजर्स, फार्म्स, और सीड्स, टेक्निकल डीलरशिप में मतलब कि ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन्स, फिर फिनेंशियल लिंकेज में मतलब कि फिनेंस प्रोवाइड करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है इन सब एरियाज़ में तो कहने का मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनीज भी इन सब सेक्टर्स में आ रही हैं। ठीक। अब देखिए इतना तो हमने सारा डिस्कस कर लिया, लेकिन नाबार्ड और अपेडा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपेडा क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक। और नाबार्ड तो आपको पता ही है, नाबार्ड बैंक है जो कि जो रूरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक्स होती हैं उसके लिए लोन देता है एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो इनका भी रोल आपको अपने एग्जाम में, ये मैंने इसलिए नीचे लिख दिया ताकि ये हम भूल ना जाए नाबार्ड और अपेडा के बारे में। ठीक है, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट हो या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो, उसमें अपेडा और इसका रोल, नाबार्ड का रोल एकदम अद्वितीय है। ठीक।